So now in this section we will understand nerve supply of smooth muscle. तो नर्व सप्लाई ऑफ स्मूथ मसल की जब मैं बात करता हूँ तो नर्व सप्लाई ऑफ स्मूथ मसल क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. यहाँ पर जो हमने नर्व सप्लाई स्केलेटल मसल की देखी थी दैट वाज समथिंग डिफरेंट. तो नर्व सप्लाई ऑफ स्मूथ मसल इज ऑफ टू टाइप बेसिकली, सिंगल यूनिट टाइप एंड मल्टी यूनिट टाइप. सिंगल यूनिट टाइप और मल्टी यूनिट टाइप दो तरीके से इसमें स्मूथ मसल की सप्लाई होती है. सिंगल यूनिट टाइप इज सीन इन इंटेस्टाइन. ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? इंटेस्टाइन में. The nerve impulse reaches one muscle cell is transmitted to the other cell by mechanical pull through the fused cell membrane and the nerve supply is sparse. कहीं कहीं nerve supply होती है. sparse मतलब कहीं कहीं, continuous नहीं होती. ठीक है. मल्टी यूनिट टाइप seen in muscles of ductus deferens. Each muscle cell receive a separate nerve fiber and the contraction is simultaneous. द नर्व सप्लाई इज़ रिच. तो मल्टी यूनिट टाइप में हर एक फाइबर को, सेल के फाइबर को आपको अलग अलग सप्लाई मिलेगी और ये फास्ट होती है और सेपरेट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो साइमल्टेनियस तरीके से होता है. डक्टस डिफरेंस में हमें देखने को मिलेगा ये. ठीक है, ये दो टाइप की है. और यहाँ पर हमें याद रखना है नर्व सप्लाई कार्डियक मसल की. ये बस सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है. इसका डिटेल वर्जन तो आप तभी पढ़ेंगे जब मैं आपको डिटेल फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगा. अभी के लिए आपका ये है कि हाँ आपका अभी फर्स्ट ईयर है तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए. एकदम ब्लैंक नहीं होनी चाहिए आप लोग क्लास में. ठीक है, आप बाकी वीडियोस देखेंगे मेरी, उसमें मैं काफ़ी डिटेल में बताऊँगा कि मल्टी यूनिट टाइप या सिंगल यूनिट टाइप काम कैसे करेगा. ठीक है. नर्व सप्लाई ऑफ कार्डियक मसल की अगर मैं बात करूँ तो हार्ट इज सप्लाइड बाई सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर. दोनों तरीके के फाइबर्स इसमें मिलेंगे हार्ट को. सिंपैथेटिक भी होंगे और पैरासिम्पैथेटिक भी होंगे. Sympathetic nerve fiber stimulates both the heart rate and blood pressure and dilate the coronary arteries. The sensory fibers convey painful impulses from the heart. While the parasympathetic fibers decrease the heart rate, their sensory fibers are involved in the visceral reflexes. तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि sympathetic nerve stimulate heart rate as well as blood pressure and dilate the coronary artery. The sensory fiber convey painful information from the heart. और इसके सिंपैथेटिक नर्व में जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो उसको कन्वे करेंगे टुवर्ड्स द ब्रेन. जबकि पैरासिम्पैथेटिक की मैं बात करूँ तो पैरासिम्पैथेटिक जो बढ़ा हुआ है उसको घटा देगा. मतलब हार्ट अगर मैं बोलूँ ब्लड प्रेशर है 80-120 तो 80-120 एक नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजिकल ब्लड प्रेशर है. अब बढ़कर ये हो गया 100-140 तो ये सिंपैथेटिक का असर है. अब इसका मतलब ये 100 से 180 नहीं होगा तो फिर ये एक डिसीज़ है. इसको दोबारा 80-120 लाना यानी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में लाना जो एक स्टैंडर्ड है वो काम होता है पैरासिम्पैथेटिक का. उससे भी कम हो जाना वो है एक डिसीज़. तो ये आपको याद रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक कभी भी कम नहीं करता, ये नॉर्मल होम्योस्टैटिक को मेंटेन करता. होम्योस्टेसिस क्या है इसको समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट. अब बात करते हैं एक्शंस ऑफ मसल्स की. क्या क्या काम करती है कोई मसल, जरा देखते हैं. तो एक्शन ऑफ मसल का कंसेप्ट है ब्रॉडली व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट इट शॉर्टन्स बाय 1/3. यानी कोई भी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो करीब करीब 30% ऑफ इट्स बेली लेंथ डिक्रीज हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है. टू ब्रिंक अबाउट द मूवमेंट. द रेंज ऑफ मूवमेंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ फ्लैशी फाइबर्स एंड द पावर ऑफ फोर्स मूवमेंट ऑन नंबर ऑफ फाइबर्स. हाउएवर द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द लेंथ ऑफ मसल में डिक्रीज like in case of isotonic contraction or may remain unchanged like isometric contraction. May increase according to functional demand of the body. In each circumstances, the tension generated at the ends may be either increase or persist or decrease, depending upon the number and state of its active motor units and the external condition like loading. तो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके का है. तो यहाँ पर दो वर्ड दिए गए, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. आप कोई वज़न पानी से भरी हुई बाल्टी उठाइए, आप उठा लेते हैं तो उसमें क्या है कि लेंथ ऑफ मसल में डिक्रीज में लेंथ मसल की डिक्रीज होगी, आपकी बाइसेप छोटी हो जाएगी. ठीक है. एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. आइसोमेट्रिक माने सेम लेंथ रहेगी. मतलब आपसे मैं कहूँ आप दीवार को धक्का दो,
अब जब आप दीवार को पुश करोगे तो क्या आप दीवार को हटा थोड़ी दोगे, लेकिन आपकी हाथ की मसल्स में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, है ना, शॉर्टनिंग नहीं होगी मसल की, आप ताकत जनरेट करेंगे मसल की अपने फोर्स में रहते हुए, उसको मैं बोलता हूँ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उसमें जॉइंट पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वर्क डन तो जीरो है ना, आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, लेकिन आपकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन पूरी ताकत लगाओगे आप तो मसल तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ईच मूवमेंट एट जॉइंट इज बॉट अबाउट बाई कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल, दीज मसल ग्रुप्स आर क्लासिफाइड एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अच्छा, किसी भी जॉइंट पर कोई भी मूवमेंट कराने के लिए 2 या 3 मसल्स कोऑर्डिनेटेड वे में मूव कराती हैं, यानी कोई मसल तो अपना प्राइम फंक्शन करेगी जिसको मैं प्राइम मूवर बोलूँगा, कोई उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली मसल कुछ अलग तरीके से एक्ट करेगी, उसकी साइड वाली मसल्स कुछ अलग तरीके से एक्ट करेंगी। जब ये तीनों चारों मसल्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगी तभी ही एक रिफाइंड मूवमेंट हमारे अंदर निकल कर आता है। तो किसी भी जॉइंट पर कितने तरीके के मसल काम करती है, उनको हम मसल्स को उसके अकॉर्डिंग नाम देते हैं। जैसे जो हमें मूवमेंट कराना है वो हमेशा कौन कराएगा, वो कराएगा प्राइम मूवर। प्राइम मूवर हमारी डिजायर्ड मूवमेंट को कराएगा। इट ब्रिंग्स अबाउट द डिजायर्ड मूवमेंट व्हेन अ प्राइम मूवर हेल्प इन अपोजिट एक्शन बाय एक्टिव कंट्रोल लेंथनिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, इट इज नोन एज एक्शन ऑफ पैराडॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, पुटिंग अ ग्लास बैक ऑन द टेबल इज असिस्टेड बाई ग्रेविटी बट कंट्रोल्ड बाई ग्रेजुअल एक्टिव लेंथनिंग ऑफ बाइसेप्स, दैट इज पैराडॉक्सिकल और एसेंट्रिक एक्शन। तो देखिए, कोई सामान मैंने उठाया, पानी का गिलास उठाया, अपने मुंह तक लेकर गया, पानी पी लिया, उसके बाद जब मैं उसको रखूँगा तो वो रखने के लिए अपना एक फोर्स लगाएगा, वो गिलास पानी का भरा हुआ या खाली गिलास रखते समय टेबल पर ग्रेविटी उस पर काम करेगी। तो ऐसा थोड़ी है कि मेरी मसल उसके अगेंस्ट में कोई काम ना करे, तो मेरी मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में फिर भी रहेगी गिलास को रखने तक। तो वो जो मूवमेंट है वो है एक्शन ऑफ पैराडॉक्स या एसेंट्रिक एक्शन। ये तो हो गया प्राइम मूवर का फंक्शन, जिसको हम एगोनिस्ट भी बोलते हैं, यानी ऐसी मसल जो हमारा डिजायर्ड एक्शन कराएगी उसको प्राइम मूवर बोलते हैं। अब इस प्राइम मूवर के बैक सरफेस पर भी एक मसल होगी, जैसे मेरे बाइसेप्स ने ये काम किया लेकिन मेरी ट्राइसेप्स उसके अकॉर्डिंग लूज़ हुई, उसने उसको ये फ्रीनेस दी जिससे कि वो अपना काम कर सके। तो ऐसी मसल जो प्राइम मूवर के अपोजिट होती है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ये एगोनिस्ट है तो ये एंटागोनिस्ट है, या एंटागोनिस्ट मतलब होता है आपका अपोनेंट। It opposes the prime movers. They help in the prime movers by active controlled relaxation, so the desired movement is smooth and precise. Thus, the antagonist cooperate rather than oppose the prime mover. अच्छा, डेफिनेशन सुन के हमें ऐसा लगता है कि एंटागोनिस्ट इसको अपोज करेगा, नहीं, वो अपोज नहीं कर रही थी, वो इनडायरेक्टली इसका सपोर्ट करती है। दिस इज ड्यू टू द रेसिप्रोकल इनर्वेशन ऑफ अपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड थ्रू स्ट्रेच रिफ्लेक्स। इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल इनर्वेशन और स्ट्रेच रिफ्लेक्स। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब ये ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स कैसे काम करता है, लेकिन फ़िलहाल के याद रख लीजिए कि जो भी मसल की नर्व सप्लाई होती है वो हमेशा रेसिप्रोकल होती है एक दूसरे के। सेम नर्व सप्लाई से दोनों मसल्स कभी भी एंटागोनिस्ट या वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों कभी भी सेम नर्व सप्लाई से अटैच नहीं होंगे। ठीक है, दोनों का जो नर्व सप्लाई है वो रेसिप्रोकल होगी या डिफरेंट होगी। तो आपको ये समझ में आ गया प्राइम मूवर क्या है। इसके अलावा और भी छोटी मोटी मसल जो उसके आसपास होंगी वो अपना कुछ ना कुछ फंक्शन करेंगी। जैसे एक ग्रुप ऑफ मसल को मैं फिक्सेटर बोलूँगा। फिक्सेटर इज द ग्रुप ऑफ मसल विच स्टेबलाइज द प्रोक्सिमल जॉइंट ऑफ द लिम्ब सो दैट द डिजायर्ड मूवमेंट एट द डिस्टल जॉइंट में अकर ऑन फिक्स्ड पेस। मसल एक्टिंग ऑन शोल्डर जॉइंट फिक्स इट फॉर बेटर मूवमेंट ऑफ फिंगर्स। जैसे मुझे पानी का गिलास उठाना था तो मैंने ये मूवमेंट अपने एल्बो जॉइंट की हेल्प से किया या हैंड से किया, लेकिन मेरे हैंड को कितना मूव करना है इसमें इनडायरेक्टली मेरा शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व हो गया, तो उसने बाकी के बॉडी पार्ट को फिक्स रखा, इसलिए उसको क्या बोला गया, फिक्सेटर। तो इसका मेन जॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेन जॉइंट पर प्रिसाइज मूवमेंट हो इसको कौन इंश्योर करता है, इसको फिक्सेटर इंश्योर करता है। एक होता है सिनर्जिस्ट। व्हेन द प्राइम मूवर क्रॉस मोर देन वन जॉइंट द अनडिजायर्ड एक्शन एट द प्रोक्सिमल जॉइंट आर प्रिवेंटेड बाय सर्टेन मसल्स नोन एज सिनर्जिस्ट। For example, during making a tight fist by long digital flexor, the wrist is kept fixed in extension by synergist, extensors of wrist. Thus, the synergists are special fixators
and partial antagonist to the prime mover. The two or more muscles causing one movement are synergist. अब मूवमेंट कौन करा रहा है? प्राइम मूवर। ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये प्राइम मूवर क्या करवा रहा है भाई? प्राइम मूवर तो अगर एक ही जॉइंट पर काम करा रहा है तो सिनर्जिस्ट का इतना रोल नहीं है, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा जॉइंट को क्रॉस करता है तो जिस जॉइंट को उसने क्रॉस किया है उस जॉइंट को फिक्स कराने का काम कौन करेगा? उसको जॉइंट को फिक्स कराने का काम करेंगे कौन? सिनर्जिस्ट। तो सिनर्जिस्ट एक्ट एज अ फिक्सेटर और वी कैन ऑल्सो एज अ पार्शियल एंटागोनिस्ट। तो मैंने पहले बताया कि एंटागोनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो एंटी वर्क कर रहा है, वो वर्क एंटी नहीं कर रहा, वो उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। इस बात को आप याद रखें। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि मसल को मूवमेंट के हिसाब से 4 टाइप हो सकते हैं। पहला प्राइम मूवर होगा, प्राइम मूवर के अपोजिट वाले जो मसल ग्रुप होगी उसको मैं बोलूँगा एंटागोनिस्ट। जैसे बाइसेप्स के अपोजिट सरफेस पर हैं ट्राइसेप्स, ठीक है। इसके प्रॉक्सिमल या डिस्टल वाले जॉइंट को मैं बोलूँगा फिक्सेटर, उन मसल्स को जो उस मूवमेंट को प्रिसाइज कराएंगे। और सिनर्जिस्ट वो है जब कोई प्राइम मूवर एक से ज़्यादा जॉइंट को क्रॉस करेगा तो फाइनल जॉइंट से पहले वाले जॉइंट को सपोर्ट देगा, वो होगा सिनर्जिस्ट। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है मसल का कंसेप्ट। अब कुछ टर्म्स आते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी नाम से, जब आप उसको पढ़ते हैं बीडी चौरसिया में तो उन टर्म्स को भी मैं क्लियर कर दूँ। एक टर्म आता है आपको बहुत कॉमन है, पैरालिसिस। पैरालिसिस है लॉस ऑफ मोटर पावर, यानी मोटर नर्व अपना काम नहीं करवा पा रही है। मोटर नर्व का काम होता है मूवमेंट, तो उसको बोलते हैं पैरालिसिस। दिस इज ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड आइदर बाय डैमेज टू द मोटर न्यूरल पाथवे, अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन। आपको पता है मोटर न्यूरॉन पाथवे में मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वीडियो डाल रखी है, उसमें 2 ही फाइबर होते हैं मोटर नर्व में, या तो अपर मोटर न्यूरॉन या लोअर मोटर न्यूरॉन। यानी लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर आएगा, और अपर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन को सेरिब्रम या ब्रेन तक लेकर जाएगा। जबकि सेंसरी में 3 होते हैं, आपको पता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो हमेशा जब पैरालिसिस की बात करेंगे तो मतलब ये किसकी वजह से होगा? मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन 2 इन्वॉल्व होते हैं किसी मूवमेंट में, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। और इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू इनहेरिटेड डिसीज ऑफ मसल दैट इज कॉल्ड मायोपैथी। डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन कॉज स्पास्टिक पैरालिसिस विद एग्जैजरेटेड टेंडन जर्क। यानी अपर मोटर न्यूरॉन डिसीज़ होगा तो पैरालिसिस का टाइप कौन सा होगा? स्पास्टिक। स्पास्टिक का मतलब क्या है? जो मसल्स हैं वो हैवीली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे बहुत टाइट तरीके से। जब आप पेशेंट का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचोगे, उसकी जो उंगली है ना, मान लीजिए स्पास्टिक है तो ऐसे होंगी, ठीक है। अब आप उसको कहोगे इसको खोलने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तो ये कब होगा? अपर मोटर न्यूरॉन स्पास्टिसिटी, टाइटनेस आ जाएगी जॉइंट में, ठीक है। डैमेज टू द लोअर मोटर न्यूरॉन कॉज फ्लैसिड पैरालिसिस और लॉस ऑफ टेंडन जर्क। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन यानी स्पाइनल कॉर्ड के आगे के लेवल पर कुछ डैमेज हुआ होगा मोटर नर्व में, तो वो कैसा होगा? फ्लैसिड, ऐसे पड़ा हुआ, कोई मतलब नहीं, कोई बिल्कुल लूज, आप किसी भी तरीके से हाथ को तो वो होगा फ्लैसिड, ठीक है। और अगर उसमें टोन है तो वो क्या है? स्पास्टिक। वो कब होगा? अपर मोटर न्यूरॉन की वजह से, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन आपको नर्वस सिस्टम में ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, मैं अभी जनरल बताता हूँ। अपर मोटर न्यूरॉन का मतलब है कि वो नर्व फाइबर जिसकी सेल बॉडी होगी कहाँ पर? किसी मसल पर, ठीक है, किसी ब्रेन में। हाँ, फर्स्ट इसके 2 होंगे। अपर मोटर न्यूरॉन वो पार्ट है जिसकी सेल बॉडी होगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, और वहाँ से वो नर्व फाइबर जाएगा आपके कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड के उस सेगमेंट पर जिस सेगमेंट में उसे सप्लाई देनी है। और उस सेगमेंट से दूसरा पेरिफेरल नर्व निकलेगी जिसको मैं लोअर मोटर न्यूरॉन बोलूँगा। वो पेरिफेरल नर्व उस स्ट्रक्चर तक जाएगी जिस मसल में मुझे मूवमेंट कराना है। तो ये टोटल 2 फाइबर इन्वॉल्व रहेंगे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व रहेगा और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करेगा, ठीक है। एक है मस्कुलर स्पाज्म वर्ड। मस्कुलर स्पाज्म इज क्वाइट पेनफुल. Localized muscle spasm is commonly caused by muscle pull. In order to relieve its pain, the muscle should be relaxed by appropriate treatment. Generalized muscle spasm occur in tetanus and epilepsy. तो कहते हैं ना कि कई बार मसल में चलते चलते खिंचाव आ जाता है, तो उसको मैं बोलता हूँ स्पाज्म। तो ये काफ़ी पेनफुल होता है, मसल होता है बिना वार्म अप किए। जब आप रनिंग वनिंग करने लगते हैं तो कई बार पैर में भी झटका आ जाता है, उसको बोलते हैं मस्कुलर स्पाज्म। डिस्यूज, एट्रोफी और हाइपरट्रोफी।
डिस्यूज एट्रोफी क्या कहती है? द मसल विच आर नॉट यूज फॉर लॉन्ग टाइम बिकम थिन एंड वीक, दिस इज कॉल्ड डिस्यूज एट्रोफी। मसल्स को जैसे जिम जाने वाले डेली एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या हो जाती है? हाइपरट्रोफी। और एक नॉर्मल बंदे के अंदर वो ज़्यादा जिम में नहीं जाता तो उसकी मसल्स कैसे होती हैं? धीरे धीरे थिन और वीक हो जाती है, तो उतना मस्कुलर नहीं लगता। तो क्या है? डिस्यूज एट्रोफी। आपने यूज़ नहीं किया इसलिए वो एट्रोफी हो गए, कमज़ोर हो गए। कन्वर्सली द एडिकेट एक्सरसाइज एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पर्टिकुलर मसल कॉज बेटर डेवलपमेंट एंड इवन हाइपरट्रोफी। द मस्कुलर वेस्टिंग और रिडक्शन इन साइज इज अ फीचर ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस एंड जनरलाइज डिसेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर ये फ्लैसिड हो जाता है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, कोई टोन नहीं होती, इसीलिए क्या होता है इसमें रिडक्शन, धीरे धीरे मसल का साइज भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये किसका करेक्टरिस्टिक है? मैंने बताया लोअर मोटर न्यूरॉन का। रीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। Skeletal muscle is capable of limited regeneration. If large region is damaged, regeneration does not occur and the missing muscle is replaced by connective tissue. वहाँ पर स्कार बन जाते हैं, मसल के बीच में गांठें बन जाती है अगर बड़ा लेवल के मसल डैमेज होगी, और छोटे मोटे फाइबर्स अगर डैमेज होते हैं तो वो रीजनरेट हो जाते हैं। एक है हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया क्या कहता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। हाइपरप्लेशिया क्या है? स्मूथ मसल फाइबर्स यूजुअली अकर्स इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, हाइपरप्लेशिया का यूट्रस की मसल्स में होता है, या यूट्रस की मसल फाइबर्स में, जो आपको पता है यूट्रस में एंडोमेट्रियम होती है, वो हर मंथ रीजनरेट होती है, तो वो अकर होने यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो क्या होता है? हाइपरप्लेशिया। तो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, वो स्केलेटल तो होते नहीं है, तो उनका क्या होता है? रीजनरेशन होता रहता है और उनका इंक्रीज़ होता रहता है नंबर, और प्रेगनेंसी के टाइम पर ज़्यादा होता है। एक डिसीज़ है माइस्थीनिया ग्रेविस। ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज़, यानी इस डिसीज़ में हमारा इम्यूनिटी ही अपने खिलाफ लड़ने लगती है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस दैट बाइंड टू द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंड ब्लॉक इट। द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन टू द मसल फाइबर इज देयरफॉर ब्लॉक्ड, दिस लीड्स टू एक्सटेंसिव एंड प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस ऑल्दो मसल्स आर नॉर्मल। एक्स्ट्राओक्युलर एंड आईलिड मसल्स आर अफेक्टेड फर्स्ट। Extraocular and eyelid muscles are affected first, followed by those of neck and limbs. It affects more women than men and usually those between 20 to 40 years. Myasthenia gravis क्या है? एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है कि एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती है जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, आपको पता है कि ये नर्व है, ठीक है, ये नर्व मोटर एंड प्लेट है और ये मसल है। यहाँ पर क्या रिलीज़ होगा? एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन से यहाँ क्या होंगे? सोडियम चैनल ओपन होने से इन्फॉर्मेशन कहाँ आ जाएगी? मसल के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा? ये एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं जिन पर ये एसिटाइलकोलिन नर्व फाइबर का रिलेक्ट करेगा, उससे पहले ये डैमेज हो जाते हैं रिसेप्टर, तो ये एसिटाइलकोलिन के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आएगी लेकिन ये पहचान नहीं पाएंगे, यानी मसल तो नॉर्मल है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जा पा रही, तो धीरे धीरे मसल वीक हो जाएगी और फंक्शन ख़त्म हो जाएगा इसका। सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, आँखों की मसल्स पर और आईलिड पर। इसके बाद नेक और लिम्स, और जनरली 20 से 40 साल के एज के लोगों को होता है। तो इतना याद रखें बस। माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पॉलीमायोसाइटिस, ठीक है, पोलियो, ये पोलियो नहीं है, ठीक है। इट इज़ अ डिसीज ऑफ मसल characterized by inflammation of muscle fiber. It starts when white blood cells or immune cells of inflammation spontaneously invade the muscle. Muscle close the trunk or torso are mostly affected by polymyositis that result in severe weakness. Polymyositis, itis माने इन्फ्लामेशन, ये वर्ड याद कर लीजिए, आइटिस जहाँ भी आएगा वहाँ होगा इन्फ्लामेशन। इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्किन रैश एंड रेफर्ड एज डर्मामायोसाइटिस। अगर इसमें स्किन पर रैशेज आ जाएंगे तो बोलते हैं हम डर्मामायोसाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ मसल फाइबर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट्स, ठीक है। फिब्रिलेशन, इट इज़ एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल। तो ये सबकी डिसीज़ आ रही है। ये स्केलेटल मसल का है, पॉलीमायोसाइटिस स्केलेटल का है, हाइपरप्लेशिया स्मूथ का है। फिब्रिलेशन वर्ड हम जब सुनेंगे वो कार्डियक फिजियोलॉजी में ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, या एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इस्कीमिया, तीनों वर्ड ये हार्ट मसल से रिलेटेड है। तो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड फिब्रिलेशन। द कार्डियक चैम्बर्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल रिजल्टिंग इन डिसरप्शन ऑफ पंपिंग एक्शन। इन एट्रियल फिब्रिलेशन देयर इज रैपिड एंड अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया
ineffective pumping and abnormal contraction of AV node. The ventricular fibrillation is characterized by rapid disorganized contraction of ventricle. This leads to disruption of ventricular function. एट्रिया और वेंट्रिकल एक कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्टैक्ट करते हैं. अगर ये फिब्रिलेशन हो जाएगा, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे, तो ये साइकिल पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगी. 0.8 सेकंड की जो साइकिल होती है वो बेकार हो जाएगी, कार्डियक साइकिल, और फर्दर डिजीजेस डेवलप हो सकते हैं. एंजाइना पेक्टोरिस, इट इज़ अ एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन ड्यू टू टेम्परेरी इस्कीमिया. इस्कीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, ऑफ कार्डियक मसल. इट इज़ यूजुअली रिलीज बाय रेस्ट एंड नाइट्राइट्स. ठीक है. मायोकार्डियल इस्कीमिया, परसिस्टेंट इस्कीमिया ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ मोर देन वन आर्टरी. जब देखिए ब्लड सर्कुलेशन आप ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा और वहाँ पर लोकलाइज नेक्रोसिस या टिश्यू डेथ हो जाएगी कार्डियक मसल की. पेन नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट गेट रेफर्ड टू लेफ्ट आर्म, चेस्ट एंड नेबरिंग एरिया. और इस नेक्रोसिस की वजह से पेन जो है वो परसिस्ट रहेगा और लेफ्ट आर्म पर भी पहुँच सकता है. तो ये यहाँ पर ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. और इसी के साथ पूरा जनरल बीडी चौरसिया जनरल एनाटॉमी के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं. कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर कुछ है. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.